आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। छब्बीस 11 मुंबई हमलों के मुलजिम तहावुर राना को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। हिरासत में तोसी की अर्जी पर अदालत ने फैसला रखा महफूज। नायब वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ने पहलगाम हमले के मुतासरीन से की मुलाकात। हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। विजय वडेट्टीवार के पहलगाम हमले से मुताल्लिक तबसरे पर अपोजिशन का शदीद रद्दअमल। कांग्रेस लीडर ने सिक्योरिटी में चूक का उठाया सवाल। वक्फ तरमीमी कानून की वापसी तक उसके खिलाफ चलाई जाएगी तहरीक। औरंगाबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और खबरें तफसील से। 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मुलजिम तहावुर राना को पीर को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए ने राना के लिए 12 दिन की तहवील मांगी है। दिल्ली की अदालत ने तहावुर राना की हिरासत में मजीद 12 दिन की तोसी के लिए एनआईए की दरख्वास्त पर हुक्म महफूज कर लिया। ये पेशरफ्त राना के 18 दिन की एनआईए रिमांड की तकमील के बाद हुई। इससे कबल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने तहावुर हुसैन राना से नई दिल्ली में 8 घंटे से ज़्यादा पूछगछ की। एक एहलकार के मुताबिक राना ने टाल मटोल से जवाब दिया और तफ्तीश के दौरान ताउन नहीं किया। ताहम उनके जवाबात के बारे में मजीद तफसीलात नहीं बताई गई। क्राइम ब्रांच की 4 रुकनी टीम ने राना से पूछगछ की। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर कांग्रेस लीडरान के मुतनाज़ा बयानात सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर एमएलए व विजय वडेट्टीवार ने मुतासरीन की इस बात पर सवाल उठाया, जिन्होंने कहा था कि दहशतगर्दों ने फायरिंग करने से पहले उनका मजहब पूछा था। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हुकूमत को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की कोई ज़ात या मजहब नहीं है। उन्होंने कहा कि हमलावरों की शनाख्त करें और मुनासिब कार्रवाई करें। महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे ने सामना के इदारिये पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि सबसे बड़ा पाकिस्तानी मातोश्री में बैठा है। नीतीश राणे ने कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार के बयान पर भी रद्दअमल जाहिर किया और कहा कि ऐसे लीडरों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और सबसे बड़ा सुनता करके हुआ पाकिस्तानी तो मातोश्री में रहता है, उसको पहले निकालो, पाकिस्तान भेज डालो उसको। उसका धर्मांतर हो चुका है, तो पुलिस ने पहले जाके कलानगर के मातोश्री में उसको उठा के बाहर भेज देना चाहिए। आतंकवादियों का और जिहादियों का और कांग्रेस का डीएनए एक ही है, अलग नहीं है। इसके पहले भी जो अभी कुछ कांग्रेस को जो नेताजन बोल रहे हैं कि आतंकवाद को रंग नहीं होता, मगर इसके पहले ही उनके ही गृह मंत्री रह चुके कुछ नेताओं ने आतंकवाद का रंग ये भगवा है, यही तो बोला था। अभी तक आतंकवादियों की जो भाषा ये कांग्रेस वाले ही बोलते आए हैं। पाकिस्तान की भाषा अभी तक कांग्रेस वाले ही बोलते आए हैं। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भूमिका किसी ने ली है, सबसे ज्यादा तकलीफ ये कांग्रेस को ही हुई है। इसलिए तो मैंने बोला ना, पाकिस्तान और जिहादियों के और आतंकवादियों का डीएनए और कांग्रेस का एक ही है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एनसीपी एससीपी की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने कहा कि 1 मई को यौम महाराष्ट्र के तौर पर मनाया जाता है और उन्होंने वज़ीर-ए-आला से दरख्वास्त की है कि 1 मई को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन के ख़ानदानों की इज्जत अफजाई की जाए। हम अपने खोए हुए लोगों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम इन ख़ानदानों की मदद कर सकते हैं। 1 मई को महाराष्ट्र दिन है। मेरी बड़ी विनम्रता से मैंने महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी को विनती की है कि वो जो फैमिलीज है, मैं उदाहरण में आपको बोलूँ एक कि उनके घर में जगदाड़ी जी की बेटी है,
जिस तरह से वो लड़ी है, जिस तरह से मैंने उसको टीवी पे उसके इंटरव्यूज देखे हैं, ये योद्धा ही है ना, और क्या है। जिस तरह से वो बेटी लड़ी है, माँ का ख्याल उसने रखा था, जिस तरह सबको लेके वो नीचे आई, उसके आँख के सामने जो है वो ट्रॉमा, वो बच्ची शायद कभी भी भूल ना पाएगी। तो ऐसी लड़की हमारी बेटी को, उसका और उसकी फैमिली का, सारी जो फैमिलीज है महाराष्ट्र की, सबका मान सम्मान होना चाहिए। 1 मई को उनको नागरिक शौर्य पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ने डोंबिवली के 3 बाशिंदों के घरों का दौरा किया, जिन्होंने कश्मीर पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवाई। गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए शिंदे ने सूगवार खानदानों को यकीन दिलाया कि हुकूमत बच्चों की तालीम और रोजगार के मौक़े के लिए मदद समेत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। शिंदे ने हेमंत जोशी, संजय लीले और रातुल मोने के अहल खाना से मुलाकात की, जो पहलगाम हमले में मारे गए हैं। हुकूमत के आज़म का इयादा करते हुए शिंदे ने कहा कि इंतज़ामिया खानदानों को तमाम ज़रूरी मदद हासिल करने को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर एहतजाजी तहरीक चलाई जा रही है। इस ज़िम्न में परभनी में एक एहतजाजी इजलास का इनकाद किया गया। इजलास में पेश की गई बातें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुस्तकबिल को लेकर अज़ाइम का अहाता करती हुई मुनसिफ टीवी की पेश है खास रिपोर्ट। परभनी के ईदगाह में मुनक़िदा एहतजाजी इजलास की सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की। इजलास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नातिया कलाम पेश किया गया। इजलास से खिताब करते हुए बोर्ड के कन्वीनर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून दरअसल मुसलमानों की वक्फ जायदादों पर कब्जा करने की एक साजिश है। इसमें कई ऐसी शिक़ें शामिल की गई हैं जो मुसलमानों को उनके वक्फ इमलाक से महरूम कर सकती है। बेसिर पेड़ का कानून लेकर आए हैं, बेसिर पेड़ का। मैं खुला तौर पर कहता हूं, ये गैर कानूनी कानून लेकर आए हैं, गैर कानूनी कानून। बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने तहरीक की अहमियत और उसके दायरे अमल को बयान करते हुए कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक हम जद्दोजहद जारी रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी हद तक जाने से दरिग़ नहीं करेंगे। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहादुर इंसानों का प्लेटफॉर्म और विफाक रहा है। ये बुज़दिलों और कम हिम्मतों की जगह नहीं है। यहाँ तो पहले दिन ये ऐलान है कि ये कदम कदम बनाएं, ये सवाद कुए जाना, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। जमात इस्लामी हिंद के अमीर और बोर्ड के नायब सदर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह व बहबूद के तमाम दावे महज दिखावा हैं। इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत में एक भी मुसलमान वजीर नहीं है और ऐसे में मुसलमानों की भलाई के नाम पर वक्फ तरमीमी कानून लाने का दावा करना महज एक मजाक है कि जिस कानून को मुसलमानों की भलाई के दावे के साथ लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में एक मुसलमान एमपी भी ऐसा नहीं था जिसने उसकी तायीद की हो। जितने मुसलमान एमपी थे सब ने उसकी मुखालिफत की। क्या कोई ऐसा कानून मुसलमानों की भलाई का कानून हो सकता है? मुसलमानों के मफाद का कानून हो सकता है? तो मोहतरम सामीन, ये कानून, ये बिल जो लाया गया है, ये सरासर मजाक ही मजाक है। ये सारी बुराइयों का मजमुआ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और बोर्ड के रुकन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इजलास से खिताब करते हुए पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने हमलावरों और उनके मुआविनीन की शदीद मजम्मत करते हुए पाकिस्तान पर भी सख्त तनकीद की। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 5:45 हो रहे हैं, मगर वो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात, तुम अगर इसी तरह करते रहोगे, ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटमी बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है।
बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा कि वक्फ तरमीमी कानून के मसले पर हुकूमत के नुमाइंदों और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान के माबैन अवामी मुनाजरा कराया जाए। दोनों फरीक अपनी अपनी दलीलें पेश करें और अवाम फैसला करें कि हक पर कौन है। इन्होंने कहा कि अगर यह कानून मुसलमानों के हक में होता तो कभी भी इसकी मुखालफत ना की जाती। मुल्की सतह पर मुसलमानों की मुखालफत इस बात का सबूत है कि ये मुसलमानों के मफादात में नहीं है। हमारी दरख्वास्त है कि आप लाल किले के साए में, जिस लाल किले से आज़ादी का तराना पेश किया जाता है, आप वहाँ एक डिबेट रखिए, बिल्कुल पुरअमन डिबेट होगी। आप भी आइए, अपना नुक्ता नज़र पेश कीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना नुक्ता नज़र पेश करेगा माहिरीन के साथ, और अवाम फैसला करेगी कि आप जो बात कह रहे हैं वो बात सही है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस अंदेशे का इजहार कर रहा है वो सही है। हम आपके समझने के वास्ते से हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, उनसे पेशकश करते हैं कि मुल्क में किसी भी मकाम पर आप बोर्ड के जिम्मेदारों के साथ एक डिबेट रखिए, आप अपनी बात पेश कीजिए, बोर्ड के जिम्मेदार अपनी बात पेश करें। इजलास के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से पेश करदा 11 नुकाती प्रोग्राम पर अमल करने की अपील की गई। खुसूसी तौर पर 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:15 तक बत्ती गुल एहतजाज मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया गया। तमाम मुसलमानों और इंसाफ पसंद अवाम से अपील की गई कि वह इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करके इत्तेहाद व यकजहती का मुजाहरा करें ताकि हुकूमत पर मौसर दबाव डाला जा सके। इजलास में परभनी समेत मराठवाड़ा के मुख्तलिफ अजला से हज़ारों मर्द ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत करके इसे कामयाब बनाया। इजलास के दौरान पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मुंसिफ टीवी के लिए परभनी से ज़मीर अहमद खान की रिपोर्ट। वक्फ तरमीमी कानून के जरिए मोदी हुकूमत मुल्क के एक बड़े सनतकार को फ़ायदा पहुँचाना चाह रही है। इस तरह का इल्ज़ाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट असद अवैसी ने किया। वो औरंगाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। MIM सदर ने वक्फ तरमीमी कानून को मुसलमानों के मजहबी आज़ादी पर हमले से ताबीर किया। असद अवैसी ने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून की वापसी तक इसके खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। मेरे को ये राइट है कि मैं अपने पसंद के रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को कायम करो, और वक्फ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और हम उसको कायम करें। उसको एडमिनिस्टर करने का राइट आर्टिकल 26 मेरे को दे रहा है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज लेने का राइट मुझे आर्टिकल 26 दे रहा है। आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है कि आप वहां पे कर रहे और मेरे को बोल रहे ऐसा करो। आर्टिकल 15 का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है, आर्टिकल 25 का। ऐसा कैसे होगा बताइए आप। हम लोग इस बात पर कायम हैं कि हमको ये लड़ाई हम देर तक और दूर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक ये मामला गवर्नमेंट उसको वापस नहीं लेती है, क्योंकि ये बिल्कुल संविधान मुखालिफ कानून है, तो हम अपना एहतजाज रोकेंगे नहीं। और पूरे मुल्क में न सिर्फ मुसलमान बल्कि जितने अक़लियती गिरोह हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, वो सब लोग हमारे साथ हैं। हमारा मुतालबा 1-2 सेक्शन को ख़त्म करने का नहीं है। 48 जो अमेंडमेंट लाए गए, ना तो कम्युनिटी से कंसल्टेशन हुआ और ना हमने जब अपनी बात रखी जेपीसी के सामने और हमने जो ईमेल भेजे जेपीसी को, उनको भी कंसिडर नहीं किया गया। फिर जेपीसी के अंदर जो अपोजिशन के मेंबरान थे, उन्होंने जो बात रखी उसको भी कंसिडर नहीं किया गया। तो फिर वक्फ तरमीमी कानून न सिर्फ गैर दस्तूरी और जालिमाना है बल्कि मुसलमानों की जायदादों पर गाज़िबाना कब्जा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस काले कानून के खिलाफ उस वक्त तक तहरीक चलाएगा जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कन्वीनर कासिम रसूल इलियास ने किया। मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने उनसे खुसूसी बातचीत की। कासिम इलियास रसूल साहब, आपका मुंसिफ टीवी में खैर मकदम है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या रहा? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर इस बात के लिए हुई है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये जो पार्लियामेंट से जो वक्फ के ताल्लुक़ से तरमीमात की गई हैं, इसको हम गलत समझते हैं। इसे हमारे मजहबी मामलात में हस्तक्षेप कर समझते हैं
और जो दस्तूर ने, हिंदुस्तान के दस्तूर ने जो आज़ादी हमको दी है, जो हमारे अधिकार हैं आर्टिकल 14 में, 15 में, 25 में, 26 में, 29 में, उन तमाम अधिकारों को हमसे छीनने की कोशिश की गई है। और वक्फ कानून के अंदर ऐसी तरमीमात की गई हैं जिससे इस बात का अंदेशा पैदा हो गया है कि हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारी जो इमलाक है, हमारे जो मसाजिद हैं, हमारे जो ईदगाहें हैं, हमारे जो कब्रिस्तान हैं, हमारी जो दरगाहें हैं, हमारी जो खानखाएँ हैं और हमारे जो मदारिस हैं, ये हमसे छीन जाएंगे। ये इस कानून में ऐसी ऐसी भयानक किस्म की तब्दीलियाँ की गई हैं कि आसार कदीमा के तहत में जो मस्जिदें आती हैं या जो दूसरे मॉन्यूमेंट्स आते हैं, जो इसको इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आसार कदीमा कानून के अंदर इस बात की गुंजाइश थी कि आसार कदीमा उसको मेंटेन करेगा, लेकिन उसमें जो जिस पर्पस के लिए वो जगह है उसके लिए वो इस्तेमाल की जाएगी। अब इन्होंने ये तय कर दिया कि आसार कदीमा के तहत में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो वक्फ नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जामा मस्जिद वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो अब यहाँ वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकेंगे हम लोग। तो इस तरह से ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तो हमने इसको अदालत पे भी चैलेंज किया है और हम जो है इसके ख़िलाफ़ एक पूरे मुल्की सतह की तहरीक चला रहे हैं। आपकी तहरीक का अगला मरहला क्या रहेगा? हमारी तहरीक का अगला मरहला ये, अभी तो ये मरहला ही चल रहा है। कल हमारा प्रोग्राम हुआ परभनी में, अगला प्रोग्राम जो है वो इसके बाद जो है बेंगलोर में है, उसके बाद चेन्नई में है, उसके बाद केरला में है, उसके बाद कलकत्ता में है, उसके बाद लखनऊ में है, जयपुर में है। यानी मतलब है कि ये बड़े प्रोग्रामों की बात मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा हमने ह्यूमन चेन का कहा है। हम जो है 30 तारीख को बत्ती गुल का प्रोग्राम कर रहे हैं। हम जो है अपने विज्ञापन दे रहे हैं सरकार को। हम जो है इसके अलावा जो राउंड टेबल मीटिंग्स कर रहे हैं हमारे बरादरान वतन साथ में। एक ख़ास बात यह है इस तहरीक की, आप ये देखिएगा कि पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, पार्लियामेंट में पूरी अपोजिशन पार्टी हमारे साथ खड़ी रही। रात के 2:30 बजे वोटिंग हुई है, उस वक्त तक के वो लोग डटे रहे वहाँ पे। आप ये देख रहे हैं कि पूरी सिविल सोसाइटी हमारे साथ खड़ी हुई है, हमारी जितनी अक़लियतें हैं वो हमारे साथ खड़ी हुई हैं। और हम ये देख रहे हैं कि दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, ये सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। इसलिए महसूस कर रहे हैं कि ये एक तबके को उनकी बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि इस मामले को अदालत से भी रुजू किया गया है और अदालत में भी ये मामला गया है। अगर अदालत कुछ शिकों को मान लेती है और या फिर हुकूमत इस तरह का हल्फनामा पेश करती है कि कुछ चीज़ों से तो दस्तबरदार हो जाएगी, तो क्या ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी? नहीं, देखिए, पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर अदालत पूरे कानून पे स्टे नहीं लगाती, पूरी तरमीमात पे स्टे नहीं लगाती, उनको वापस नहीं लेती और चंद तरमीमात तक अपने आप को महसूस रखती है, तो हमारी तहरीक जारी रहेगी। हमारी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पूरी 48 अमेंडमेंट जो किए गए हैं वो वापस नहीं लिए जाते हैं। हमारा मानना ये है कि 95 का जो कानून है, जो जिसमें 2013 में जो तरमीमात हुई थी, उस कानून को बहाल किया जाए और ये तरमीमात को वापस किया जाए। तो ये तहरीक उस वक्त तक चलती रहेगी, चाहे इसमें 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, पूरा साल लगे, ये हुकूमत चली जाए, अगली हुकूमत आ जाए, तो ये तहरीक चलती रहेगी। थोड़ा तल्ख सवाल है, लेकिन देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जब कुछ स्टेप्स उठाती है तो उसका इल्म किसी ना किसी तरह से हो जाता है। ये बहुत पहले से कई मरहलों में ये काम हो रहा था। ख़ुद वज़ीर आज़म ने इस बात का एतराफ़ किया कि पिछले 3 साल से इस पे काम हो रहा था, लेकिन अब हम इसकी मुखालफत के लिए कमर बस्ता हुए। हमारी मिली तंजीमों से और अकाबरीन से कहाँ चूक हुई? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई चूक नहीं हुई है। जिस दिन हमारे लाइमलाइट पे ये चीज़ आई कि सरकार इस तरह का कोई मंसूबा कर रही है, उसी दिन से हम एक्टिव हो गए। देखिए, हमने जब और ये जो पार्लियामेंट के अंदर जेपीसी बनी है, ये हमारी उन कोशिशों का नतीजा है। हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकातें की। हमने ये कहा इस कानून को रोकना है, इस कानून को आने नहीं देना है। हमने जो बीजेपी के अलाइज़ हैं उनसे जाके मुलाकात की, चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, हमने नीतीश कुमार से मुलाकात की और वो उन्हीं की कोशिशों से जेपीसी बनी। जेपीसी में जब मामला गया तो जेपीसी को हमने ये कहा कि आप सिर्फ मुसलमानों से बात कीजिए, इसलिए कि ये मसला मुसलमानों से मुताल्लिक़ है और सिर्फ मुसलमानों से बात होनी चाहिए। जब जेपीसी ने रेलवे मिनिस्ट्री को बुलाया, सरफेस मिनिस्ट्री को बुलाया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बुलाया, तो उस पर भी हमने आपत्ति जताई। तो हमने जब जेपीसी ने हमको बुलाया तो हमने वहाँ जाके पूरा एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया 211 पेज का और ये बताया कि हमको इन तरमीमात से क्या क्या इख्तलाफ है।
उसके बाद जब जेपीसी ने पब्लिक से राय मांगी, हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पूरे मुल्क के मुसलमानों को मुतारिक किया और हमारी कोशिशों से 5 करोड़ ईमेल भेजे गए हैं। सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, 5 करोड़ ईमेल भेजे गए हैं, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास में। तो ये कहना कि हमसे चूक हुई है, आप किस मरहले पे चूक हुई बताइए। हमने हर मरहले के ऊपर में आवाज़ उठाई है और हमने हर वक्त में ये कहा कि ये इस तरह का कोई भी कानून जो मुसलमानों के बुनियादी हुकूक से कंट्रडिक्ट करता हो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब ये फैसला हुआ कि ये कानून मंजूर हो गया तो हम जैसे ही कानून के ऊपर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन हुए उसी दिन हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यानी आपकी ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक कि इसको हुकूमत वापस नहीं? जी बिल्कुल, उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि ये पूरी तरमीमात जो की गई है 48 तरमीमात ये वापस नहीं हो जाती। ये हुकूमत करे या इसके बाद की हुकूमत करे, लेकिन हम अवामी तहरीक चलाएंगे और अवामी तहरीक उसी तरह चलेगी जिस तरह हमारे किसानों ने तहरीक चलाई थी और मजबूर किया था हुकूमत को घुटने टेकने के लिए। हम भी इस हुकूमत को मजबूर करेंगे घुटने टेकने। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ कहना है कि ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेंगी। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आज़मी ने लोगों से अपील की है कि वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से 30 अप्रैल को किए जा रहे बत्ती गुल एहतजाज में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों की लाइट्स बंद करके गम और गुस्से का इजहार करें। मेरे मुल्क के तमाम दोस्तों साथियों, बीजेपी ने जो एक गैर कानूनी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो वक्फ का बिल पास किया है, जो वक्फ का कानून है, उसके खिलाफ हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि 30 अप्रैल को रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक आप लोग अपने घरों की लाइट, अपने ऑफिसों की लाइट, जहां तक आपका जोर चलता है वहां तक की तमाम लाइटें बिल्कुल बंद कर रखिए और अपने गम और गुस्सा का इजहार इस बीजेपी। महाराष्ट्र के जिला जलगांव में मनियार बरादरी की इज्तिमाई शादी तकरीब में पहलगाम शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर दुल्हों ने पाकिस्तानी परचम फाड़ कर एहतजाज किया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद मुस्लिम समाज फाउंडेशन सुप्रीम कॉलोनी जलगांव ने किया था। इस मौके पर जलगांव जिला मनियार बरादरी के सदर फारूक शेख ने 3 तजावीज़ पेश की जिन्हें मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया। NCERT ने 7वीं जमात के समाजी उलूम के निसाब में बड़ी तब्दीलियां करते हुए मुग़ल दौर और दहली सल्तनत से मुतल्लिक़ तमाम अब्वाब को मुकम्मल तौर पर हज़फ कर दिया है। इस मामले पर मुग़ल हुक्मरानों के वारिस होने के दावेदार शहज़ादा याकूब हबीबुद्दीन तूसी ने शदीद रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तारीख़ को मिटाया नहीं जा सकता। जैसे कि आज इत्तला मिली है कि कुछ बीजेपी सरकार जो है सिलेबस में से जो है मुग़ल हिस्ट्री का नाम जो है मुग़ल बादशाहों का नाम निकाल दिए हैं। तो उसमें से सिलेबस 7th क्लास के बच्चों में से इसे कुछ मैंने अखबार में आज पढ़ा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इनकी जो सोच है, इनकी जो घटिया सोच है कि मुग़ल का जो इतिहास है वो ताक़यामत तक आप सिलेबस में से निकाल सकते हैं। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए शहरी हवाबाजी मुरलीधर मोहल ने पुणे एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफ़े का इफ्तिताह किया। उड़ान यात्री कैफ़े में ख़ास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 10 रुपये में बोतल बंद पानी और चाय जैसी ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद रोज़मर्रा के मुसाफिरों को फ़ायदा पहुँचाना है। एयरपोर्ट पर रिफ़्रेशमेंट को सबके लिए काबिल रसाई बनाना है। नहीं है तो इसके लिए ये भी हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है भारत सरकार की ओर से, मंत्रालय की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उड़ान यात्री कैफे का जो हमने प्रारंभ किया है। पहले तो कोलकाता हो गया, बाद में चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया और आज पुणे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ भी लगी हुई है कि 10 रुपये में अभी यहाँ पे पानी की बोतल मिल रही है, 20 रुपये में समोसा मिल रहा है, 20 रुपये में। नांदेड़ जिले के तालुका देगलूर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की जानिब से देगलूर बंद रखा गया था। शहर की सभी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रखे गए। इस मौके पर देगलूर पुलिस की जानिब से शहर में किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या न हो इसके लिए बंदोबस्त किया गया था। इस मौके पर साबिक़ कारपोरेटर प्रशांत ने पहलगाम वाक़े की शदीद मज़म्मत की।
आज जम्मू काश्मीर येथे हिंदू बांधवांना त्यांचा धर्म विचारून जे त्यांचं हत्याकांड करण्यात आलं, त्या हत्याकांडाच्या निषेधार्थ समस्त देगलूरवासी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मुंबई में हुए एक एहतजाज के दौरान दो तबकों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ। पुलिस ने चंद अफराद को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार अफराद पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी इज्तिमा, हंगामा आराई और हमला करने के इल्ज़ामात हैं। 6:30 बजे नाला सुपर दीप हाइट्स बिल्डिंग के सामने पहलगाम के जो घटना हुई थी उस पर ये चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था। उसमें दो ग्रुप में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमने इसमें एफआईआर रजिस्टर किया है। इसमें तीन आरोपी को अरेस्ट भी किया है। उनको 30 अप्रैल तक कस्टडी मिला है। आगे का इन्वेस्टिगेशन। महाराष्ट्र न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।